नमस्कार दोस्तों। कई लोग बोलते हैं कि भारत की आज़ादी के बाद की जितनी भी सरकारें थीं और 2014 से पहले की जो सरकारें थीं वो काम नहीं करती थीं। उनका अचीवमेंट कुछ नहीं है। सारा अचीवमेंट तो 2014 के बाद आया है। अब मेरा ध्यान थोड़ा-सा उन सरकारी कर्मचारी, उन प्राइवेट जॉब करने वाले या सेल्फ डिपेंडेंट जो खुद से काम करते हैं, जैसे कि रेहड़ी-पटरी, छोटा-सा दुकान वगैरह चलाते हैं, अगर उनकी आंकड़ों के हिसाब से और उनके काम करने के तरीके के हिसाब से अगर मैं देखूं 2014 से पहले का और 2014 के बाद का, तो उसमें ऐसे डिफरेंसेस दिखेंगे जो सही में उनका जो कहना है वो एकदम परफेक्ट है कि उस समय के सरकार ने किसी भी तरह का काम नहीं किया। अब इसको मैं ऐसे समझाता हूं, आज के टाइम में जो भारत की पॉपुलेशन है, उस भारत की पॉपुलेशन में 64 करोड़ ऐसे लोग हैं जो कि काम करते हैं। भारत की पॉपुलेशन में 64 करोड़ लोग काम करते हैं। अब इस 64 करोड़ के लोगों के आंकड़ों में अगर देखा जाए कि सरकारी कर्मचारी जो है वो 2.5 से 3% सरकारी कर्मचारी काम करते हैं और इसके अलावा जितने भी हैं वो या तो प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं या तो फिर अपना सेल्फ डिपेंडेंट है, किसी भी तरह का दुकान या व्यवसाय का काम करते हैं, छोटे और मोटे। अब आ जाते हैं आज का जो मेरा जो ये वीडियो का टॉपिक है वो प्राइवेट कंपनियों में काम करने वाले उन लोगों का, उन कर्मचारियों के बारे में पहले की स्थिति और आज की स्थिति का देखते हैं। आज मैं अगर आपको बताऊं कि आज की स्थिति में एक प्राइवेट नौकरी में काम करने वाला व्यक्ति नौकरी जिस प्रकार से वो कर रहे हैं, क्या उनको मानसिक शांति है? क्या उन्हें यह डर सता रहा है कि आज मेरी नौकरी है, अगले महीने रहेगी कि नहीं रहेगी? क्या वो भारत में टैक्स सिस्टम में इनकम टैक्स के तौर पे वो टैक्स में उनकी ज्यादा देनदारी है कि नहीं है? क्या वो टैक्स के रूप में ज्यादा पैसा दे रहे कि नहीं दे रहे हैं? क्या इतना, अगर वो कोई भी पैसा अगर कमा रहे हैं, कमाने के बाद क्या 25 तारीख के बाद उनको सैलरी की डेट की याद नहीं आ रही है? क्योंकि उनका जो सारा कमाई है वो या तो ईएमआई, बच्चों की पढ़ाई और घर में दवाई, इसमें ही खर्च हो जा रहा है। उसके अलावा तो आज भी उनके पास कुछ नहीं बच रहा है। और टैक्स में भी पैसा जिस प्रकार से मार्च का महीना है, तो आप ये सोच कर बैठिए कि मेडिक्लेम से लेकर और टैक्स देने तक की जो उनके सर की जो दर्द है कि टीडीएस कटने वाला है या फिर ना उन्हें जो टैक्स जमा करना है, आप ये सोचिए ये सारा पैसा जो टैक्स कलेक्शन का है, इसमें क्या उनको इतने खर्च करने के बाद, टैक्स में खर्च करने के बाद, प्राइवेट नौकरी करने के बाद उनको जॉब सिक्योरिटी मिल रहा है क्या? क्या सरकार उनको जॉब सिक्योरिटी दे पा रही है? तो मैं तो बोलूंगा कि नहीं दे पा रही है। बाकी तो सब लोग जानते हैं कि क्या स्थिति है धरातल पर, लेकिन उनको जॉब सिक्योरिटी मिल नहीं पा रहा है। बल्कि इसके इतर अगर देखा जाए तो जिस प्राइवेट कंपनियों में वो नौकरी करते हैं वो प्राइवेट कंपनी पीएलआई यानी प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव उठाते हैं। वो कोई अगर जमीन लेते हैं तो उसमें उनको इंसेंटिव और डिस्काउंट मिल जाता है, कंपनसेशन मिल जाता है। बिजली में कंपनियों को बिजली में कंपनसेशन मिल जाता है, उनको एम्प्लॉय बढ़ाने पर कंपनसेशन मिलता है, इंसेंटिव मिलते हैं कि आप अगर इतने एम्प्लॉय को काम देंगे तो आपको इतना इंसेंटिव मिलेगा। यानी कंपनियों को इंसेंटिव मिल रहे हैं, कंपनियों को कंपनसेशन मिल रहा है। कंपनी को 30% टैक्स रिबेट से 15% और 20% पर ला दिया गया है, उनको तो फायदा मिल रहा है जी। मतलब उनका जो परसेंटेज है और उनका जो अमाउंट अगर देखेंगे वो आप इस तरह से देखेंगे। क्यों देखेंगे? कि आप प्रोडक्शन बढ़ाइए जिससे कि हम मेक इन इंडिया को सपोर्ट कर सके, आप एम्प्लॉयमेंट बढ़ाइए जिससे कि हम ना ज्यादा से ज्यादा लोगों को नौकरी दे सके। लेकिन इन सब सुविधाओं के बीच उनको जितना कंपनसेशन दिया जाता है, जितना उनको टैक्स रिबेट दिया जाता है, उसके बावजूद भी क्या आज प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करने वाले लोगों को जॉब सिक्योरिटी है क्या? क्या उनको ये डर नहीं सताता है कि हो सकता है कि अगले महीने में मेरा टारगेट अगर पूरा नहीं तो मुझे निकाल दिया जाएगा? क्या ऐसा उनको डर लगता है या नहीं लगता है? क्या उनके पास कभी भी मेल आने की संभावना रहती कि नहीं रहती है ना कि अरे विश्व में कुछ हुआ, आज मुझे नौकरी से निकाल दिया जाएगा, और ईरान और इजराइल और अमेरिका का युद्ध हो रहा है, मेरी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी? क्या इस तरह की सिचुएशन आ रही है उनके पास में? आप ये सोचिए कि फिर वो डिबेट का पैसा कहां गया, वो टैक्स जो बेनिफिट उनको मिला वो कहां गया, वो जो कंपनसेशन मिला वो कहां गया? यानी कि क्या ये
एक कैपिटल टाइप की कंट्री बनाने की पहल नहीं हो रही है कि जिसमें कि सबसे ज्यादा पूंजीपतियों को और पूंजी के तौर पर उनको पैसे, धनी सेठ को कुबेर बनाया जाए और आम आदमी आज के टाइम में जॉब सिक्योरिटी के लिए भी परेशान है। उसको ईएमआई का टेंशन, उसको बच्चे के स्कूल के टेंशन है, फीस का, और आज उसको दवाई का टेंशन है। आज सब कुछ इतने महंगे हो गए, चाहे आप स्कूल का फीस ले लीजिए, चाहे आप दवा ले लीजिए, हॉस्पिटल का मेडिकल बिल देखिए, आपको पहले का क्या सिचुएशन था और आज के क्या सिचुएशन है। साथ ही साथ अगर आप ना आज देखें आज की तुलना अगर मैं पिछले टाइम से अगर करना चाहूं, आपको याद होगा आज भी बोकारो स्टील प्लांट, टाटा, राउरकेला, हिंदुस्तान मोटर्स, ये जो प्राइवेट कंपनियां थी, इनको 2014 से पहले यानी आजादी के बाद इनकी जिस प्रकार से इन कंपनियों को सरकारी अनुदान मिला था, जिस प्रकार से इनको सुविधा दिया गया था, अगर आप अपने घर में किसी बड़े बुजुर्ग से पूछिएगा तो आपको पता लगेगा कि हिंदुस्तान मोटर्स, टाटा मोटर्स या बोकारो में काम करने वाले लोग अगर उनकी नौकरी लग गई तो ये मानकर चलिएगा कि वो सरकारी से कम नहीं होता था, जबकि वो प्राइवेट नौकरी थे लेकिन सरकारी से कम नहीं था। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी कंपनी वालों की, उनकी जिम्मेदारी थी। क्यों? क्योंकि सरकार की तरफ से इस प्रकार का प्रेशर था कि उनको अपनी सामाजिक जिम्मेदारी को निभाना पड़ेगा। यानी उस टाइम में प्राइवेट नौकरी करने वाले लोग भी सरकारी नौकरी की तरह, क्योंकि सरकार इतना नौकरी तो दे नहीं सकती सरकारी के तौर पर, लेकिन उस समय इन कंपनियों में अगर किसी की नौकरी हो जाती थी तो सरकारी से बेहतर माना जाता था। वहां नौकरी होने के बाद लोग रिटायरमेंट के बाद पेंशन लेके ही निकलते थे और वो कंपनी एक परिवार की तरह चलता था। आप अगर किसी के संपर्क में हिंदुस्तान मोटर्स, टाटा मोटर्स, राउरकेला, बोकारो, जितने भी भिलाई, जितने भी हैं, अगर आप उनसे पूछे उनके कर्मचारियों से तो आपको पता लगेगा कि उनको कभी भी फील नहीं हुआ कि वो सरकारी नौकरी नहीं कर रहे हैं। और सरकार की तरफ से जो सपोर्ट दिया गया था, उनकी जॉब सिक्योरिटी पर कभी भी क्वेश्चन मार्क नहीं आया। लेकिन आज के टाइम में जो प्राइवेट कंपनियां और प्राइवेट नौकरी है, वहां पर आप अगर देखें तो सरकारी नौकरी तो छोड़िए, मैं आपको बोल रहा हूं प्राइवेट नौकरी में इस प्रकार का टेंशन में लोग जी रहे हैं कि उनको नौकरी का मतलब ही नहीं समझ आ रहा है, उनको तो सिर्फ टारगेट समझ में आ रहा है। उनको तो ये लग रहा है कि अगर इस महीने में टारगेट पूरा कर दिया तो बॉस खुश हो गया, और अगर अगले महीने में नहीं किया तो एचआर की तरफ से नोटिस आ जाएगा। अगर इंटरनेशनल लेवल पे कुछ हो गया तो कंपनी पर कुछ असर पड़ा तो कंपनी हमें निकाल देगी, ले ऑफ पीरियड में डाल देगी। आप ये सोचिए कि क्या इस प्रकार से जॉब सिक्योरिटी दिया जा रहा है? क्या अनुदान देने के टाइम में तो ये नहीं बोला जा रहा है। तो मैं तो एक बात इतना जानना चाहता हूं कि जिस भी कंपनी को, जिस भी कंपनी या स्टार्टअप को सरकार की तरफ से सुविधा प्रदान किया जा रहा है, वहां के कर्मचारियों को, वहां पर प्राइवेट नौकरी करने वाले हर एक कर्मचारी को, चाहे वो प्यून हो, चाहे वो अपर लेवल के मैनेजर हो, उनको जॉब सिक्योरिटी टाटा मोटर्स, हिंदुस्तान मोटर्स, बोकारो की तरह देना चाहिए। अब आप बोलेंगे कि भैया वो कंपनियां तो चल नहीं पाई, इसलिए उनकी तो ये हालत है। कैसे हालत खराब है जी? अगर वो कंपनी कंपटीशन के हिसाब से अपने आप को डेवलप नहीं करेगी तो बर्बाद तो होगी, लेकिन उनका बर्बाद होने के पीछे, उन कंपनियों को बर्बाद होने के पीछे कहीं भी इंप्लॉय का जॉब सिक्योरिटी नहीं था। उनकी बर्बाद होने के पीछे उनकी मैनेजमेंट और उनका ना स्ट्रेटजी था, जिसके कारण वो समय के साथ आगे नहीं चल सके। नहीं तो एम्प्लॉय के खर्चे उनके उस हिसाब से नहीं थे जितना उनका मार्केट को compete नहीं कर पाना था। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो यहां पर मैं ये देखता हूं पर्सनली तौर पर कि आजादी के बाद की जो सरकार थी, उन्होंने जिस प्रकार से प्राइवेट नौकरी में भी लोगों को जिस प्रकार से एक सिक्योरिटी प्रदान किया, 2014 के बाद के सरकार ने ये प्रोवाइड नहीं किया। जबकि मंत्रालय के नाम पे आप एमएसएमई डिपार्टमेंट से लेके आप ना लघु उद्योग तक के डिपार्टमेंट को आप उठा के ले लीजिए, लेकिन डिपार्टमेंट सिर्फ नाम का रह गया है, मंत्रालय सिर्फ नाम का रह गया है, लेकिन सुविधा उन कर्मचारियों को या प्राइवेट नौकरी करने वाले को नहीं मिला है। तो मैं उम्मीद करता हूं, सरकार से उम्मीद करता हूं कि आप पुराने, चलिए कोई बात नहीं, आपका भी सिस्टम सही मेरे को लग रहा है, लेकिन आप कम से कम जॉब सिक्योरिटी तो प्राइवेट वालों को दीजिए। महाराज कुछ सोचिए, अगर नेहरू जी से तुलना ही करना है और अगर पुराने सरकार को अगर कोसना ही है तो पहले उनके सिस्टम को समझिए, फिर उसके बाद कोसना स्टार्ट कीजिए। बाकी कुछ नहीं बोलूंगा, चुप रहना मना है, इसलिए नमस्कार।